हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की राजन सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने पार्ट 2 तक तो कंप्लीट कर लिया है। अभी इसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 71 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है बाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स बाई माइनस जेड का हल है। तो हमें यहाँ पे ये व्यंजक दिए हुए हैं, इनका हमें हल निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम इसको लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ है बाई जेड माइनस एक्स, लिखते हैं बाई जेड माइनस एक्स प्लस, नेक्स्ट है प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्लस एक्स वाई माइनस जेड प्लस एक्स बाई माइनस जेड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले व्यंजक को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इनको जोड़ देंगे। चलिए करते हैं। फिर बाई की गुणा पहले हम इसमें करेंगे जेड माइनस एक्स में। तो सबसे पहले बाई की गुणा हम जेड से करेंगे, तो हो जाएगा बाई जेड या जेड वाई बाई जेड। और फिर करेंगे माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस एक्स बाई। फिर ये तो हो गया इसका गुणा। अब करेंगे इस वाले व्यंजक को, प्लस जेड की गुणा एक्स से करेंगे तो जेड एक्स या जेड एक्स जेड कुछ भी लिख सकते हैं। फिर प्लस जेड की गुणा हम माइनस बाई से करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जेड बाई या माइनस बाई जेड। फिर प्लस, अब x की गुणा बाई से करेंगे, फिर z से करेंगे, तो x की गुणा z से x से करते हैं, x की गुणा बाई से, तो x गुणा बाई x बाई। अब यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का z है, तो ये हो जाएगा माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। अब क्या करेंगे, जो जो संख्याएं जुड़ रही होंगी उनको हम जोड़ लेंगे और जो कट रही होंगी आपस में उनको काट देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है प्लस वाई जेड या जेड वाई, फिर देखते हैं यहाँ पे प्लस का जेड वाई एक्स बाई जेड है, और यहाँ पे माइनस का जेड वाई या बाई जेड। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ये बाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड प्लस एक्स बाई और माइनस जेड एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस का है बाई जेड, यहाँ पे माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का एक्स वाई है और यहाँ पे प्लस का एक्स वाई है, तो माइनस से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब है प्लस का एक्स जेड और यहाँ पे माइनस का एक्स जेड, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिला, जीरो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जीरो। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है 1, वा में है 2x, सा में है 3z और दा में है 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 वर्ग सेंटीमीटर और उसके आधार की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे ऊंचाई निकालनी है। तो अगर जैसे नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए तो उसका फॉर्मूला हमेशा होता है किसी भी त्रिभुज का कि 1/2 एरिया बराबर आधार गुणा ऊंचाई। और जब किसी त्रिभुज का स्पेसिफिक नाम दिया हो कि समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज, तो उनका हम अलग से फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन जनरली अगर त्रिभुज का नाम दिया जाए तो उसका यही फॉर्मूला होता है। ये सभी त्रिभुज के फॉर्मूले में अप्लाई होता है। एरिया का फॉर्मूला ये सभी त्रिभुज के लिए होता है। फिर यहाँ पे किसी भी त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की वैल्यू है 45। नेक्स्ट पेज पर हम लिखते हैं इसे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे हमें एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 और आधार 15 है। तो यहाँ पे एरिया है 45 और आधार की वैल्यू दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू 45 है, उसे यहाँ लिख देंगे, एरिया बराबर 1/2 गुणा आधार की वैल्यू कितनी है 15 और ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ये ऊंचाई। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये
और सॉल्व करते हैं। 45 बराबर 15 इधर ऊपर आ जाएगा तो 15/2 गुणा ऊंचाई। अब ये जो 15 है इसके भाग में इधर पहुंच जाएगा तो इसके गुणा में हो जाएगा, तो 15 गुणा 2 सॉरी 45 गुणा 2 बराबर 15 गुणा ऊंचाई। अब हमें ऊंचाई निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊंचाई बराबर लिख देंगे। ऊंचाई यहाँ पे गुणा में इसके 15 है, जब इधर जाएगा ये तो इसके बटे में भाग में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 45 गुणा 2 बटे 15। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊंचाई बराबर, अभी 15 से हम 45 को काट देंगे तो 15 दिया 45 से 3 बार कट जाएगा, तो ऊंचाई यहाँ पे 3 है और गुणा 2 तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऊंचाई की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ है 3 सेंटीमीटर, बा है 2 सेंटीमीटर, सा है 6 सेंटीमीटर और दा है 9 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ऊंचाई क्या प्राप्त हुई है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव की वह कौन सा अवयव है जो कि तत्समक मतलब कि योग का तत्समक मतलब कि अगर हम किसी भी संख्या में उसे जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो। मान के चलिए हम 2 में क्या जोड़ें कि हमें 2 ही प्राप्त हो, 3 में हम क्या जोड़ें कि हमें 3 ही प्राप्त हो। तो ऐसी क्या संख्या, ऐसी सिर्फ जीरो है। जीरो को अगर हम 2 में जोड़ेंगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा, 3 में जीरो जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इसीलिए पूर्ण संख्याओं में योग का जो तत्समक अवयव होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ में ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। बा में 1 है, सा में 2 और दा में 100, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव जीरो होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है। हमें इनका एलसीएम निकालना है तीनों संख्याओं का। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर इनको लिखते हैं 56, 70 और 84। तो यहाँ हम संख्याओं को लिख लेते हैं 56, 70 और 84। तो हम इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इनको विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ पे तो 2 अट्ठे 16। यहाँ पे 35 70 है तो 70 को काटेंगे, 2 दिया 6, एक बचा यहाँ पे तो 2 पंजे 10। और फिर 2 से 84 को काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर से अगर 2 से कट रही है तो फिर से 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 4 है तो 2 चौक 8 ही हो गया। 35 नहीं कट रहा है 2 से तो जगह तो लिख लेते हैं। 42 को काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 से फिर कट करेंगे तो 2 सत्ते 14, 35 नहीं हो रहा है तो जगह तो लिख लेंगे, 21 भी नहीं हो रहा है 2 से तो जगह तो लिख लेंगे। अब इससे बड़ी संख्या से कट करेंगे तो इससे बड़ी संख्या 3 से, 3 से 7 नहीं हो रहा विभाजित तो जगह तो लिख लेंगे, 35 भी नहीं हो रहा वो भी लिख लेंगे, 21 हो रहा है 3 सत्ते 21, तो 21 को विभाजित कर देंगे 7 से। अब देखेंगे इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या 5 से कौन सी विभाजित हो रही है संख्या, हाँ तो 5 से ये हो रही है 35, तो फिर 5 से करेंगे। 7 नहीं हो रही तो जगह तो लिख लेंगे, 5 सत्ते 35 और ये 7 का 7। हम जब तक विभाजित करते जाते हैं संख्याओं को जब तक कि एक ही नहीं आ जाए। अब सिर्फ 7 बचा है तो इसे 7 से विभाजित कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे संख्याएं आती है उनका गुणनफल जो होता है वो इन संख्याओं का लासा होता है। तो इन संख्याओं का हम गुणनफल कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितना है 3 बार, फिर गुणा 3, फिर गुणा 5 और गुणा 7। अब हम इनका गुणा कर लेंगे आपस में, फिर जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वही एलसीएम होगा। तो चलिए करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, ये हो गया 40 गुणा 3 सत्ते 21, तो ये हो गया। अब इनको इजी करने के लिए हम ऐसे विभाजित कर देते हैं, 40 इसको 20 को काट लेंगे, मतलब विभाग तोड़ लेंगे, 20 प्लस 1 में 21 हो गया। अब इसको विभाजित करेंगे, अब इससे गुणा करेंगे 40 से 20 में, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 800 प्लस 40 के गुणा 1 से करेंगे तो 40। हम उसको गुणा को इजी करने के लिए ऐसे संख्याओं को तोड़ के फिर गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया 800 और ये आ गया 40, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 840। तो इन संख्याओं को जो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है वो आया 840।
तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है 210, बा है 420, सा है 840 और दा है 1000। तो हमें एलसीएम क्या प्राप्त हुआ है 840। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। इसमें है समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस 1x का हल है। तो इसमें हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। 2.8x इक्वेशन दी हुई है हमें, 2.8x बराबर क्या है 5.4 प्लस एक्स। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो एक जैसे पद होते हैं उनको हम एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 2.8x और इधर है x, तो इसको हम एक जगह कर लेंगे और जो अलग दूसरे टाइप के पद होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2.8x, यहाँ पे x प्लस में है, इधर आएगा तो जो माइनस में हो जाएगा बराबर, ये कितना है इधर 5.4। अब क्या करेंगे 2.8x में से अगर हम 1x निकालेंगे, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ 1 होता है, तो ये या तो हम x लिख दें या 1x लिख दें, एक ही बात होती है। तो हम 2.8x में से अगर एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा हमें 2.8x माइनस 1x, तो हमें बचेगा 1.8x बराबर 5.4। अब x की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, x बराबर 5.4, यहाँ पे 1.8 क्या है इसके गुणा में x के, तो इधर क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा इसके। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको विभाजित करेंगे इससे 18 से, हम मतलब ये है 1.8 और 5.4। अगर जैसे दशमलव जो होता है, अगर इधर से समान संख्याओं के वो होता है तो हम उसको कैंसिल, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं। अगर समान संख्या के बाद होता है तो हम यहाँ पे इसे हटा भी सकते हैं। दशमलव से हम दशमलव हटाया तो यहाँ पे कितना बचा 54 और नीचे 18। अगर ऐसे भी नहीं करें हम तो दूसरी तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5.4 और 1.8। अगर हम 10 से ही ऊपर गुणा कर दें और 10 से ही नीचे गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। तो अगर हम इसकी गुणा इधर करेंगे तो 10 की गुणा जब हम 5.4 में करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा। और वैसे ही 1.8 की गुणा जब हम 10 से करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ 54/18। तो 18 से हम 54 को काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 18 दिया 54, 3 बार जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुई। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है 1, बा है 2, सा है 3 और दा है 4। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई है 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज की भुजा निकालनी होगी। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं उनका योग। अब यहाँ पे हम त्रिभुज की भुजा निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखते हैं त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है हमें 400√3। अब जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे जो एरिया की वैल्यू दी है तो एरिया की वैल्यू लिख लेंगे 400√3। अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर बराबर 400, यहाँ पे 4 ये भाग में तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो 4 गुणा 400, ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 1600 हो जाएगा। फिर ए बराबर, यहाँ पे स्क्वायर में है ये तो इधर अंडर रूट में लग जाएगा। तो फिर ए बराबर 1600 किसका वर्गमूल होता है, 1600 होता है 40 का। तो ए बराबर आ गया 40, मतलब त्रिभुज की एक भुजा बराबर आ गई 40। लेकिन यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस ए प्लस ए। तो भुजा की वैल्यू क्या मिली हमें 40, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 40 + 40 + 40।
तो यहाँ पे परिमाप आ जाएगा 40, 80, 40, 120 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप है हमें कितना प्राप्त हुआ, 120 सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो ए में है 90 सेंटीमीटर, वा में है 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y स्क्वायर का योगफल क्या होगा। यहाँ पे हमें दो समीकरण दी हुई है, इन दोनों समीकरण का हमें योग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहली समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9y स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं पहली समीकरण एक्स, इधर हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया है। अब इनका हम योग करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस अंदर जाएगा तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे सेम सेम कौन से है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इधर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2xy है, यहाँ पे प्लस 2xy है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे प्लस 9y स्क्वायर है और इधर माइनस 8y स्क्वायर है। तो इधर प्लस का 9y स्क्वायर, इधर माइनस का 8y स्क्वायर। तो 9y स्क्वायर में से हम माइनस का 8y स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का y स्क्वायर। तो इस दोनों इक्वेशन का जो योगफल हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे है 78, आ है 2x स्क्वायर, वा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सा है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और द एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे, योगफल इसका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर वा करेक्ट आंसर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या सिर्फ खुद से और एक से कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन आ। तो आ में 9 है, 9 3 से कटती है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं बा 18, 18 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। सा में है 6, 6 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आया दा 11, 11 वह संख्या है जो खुद से और एक से कटती है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। इनमें कौन सी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने खुद से और एक से और उसके अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं आ 6 है, तो 6 किससे कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, ठीक है, ये हो सकती है। अब हम वा ऑप्शन देखते हैं। वा में 23, तो 23 किसी से भी नहीं कट रही है। सा में 7 है, ये भी किसी से नहीं कट रहा है, और दा में 31 है, ये भी किसी से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। इनमें कौन सी भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 6 भाज्य संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। 24 तथा 36 का मासापा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमें निकालना है इसमें 24 और 36 में। तो हम इसे भाग विधि से निकाल देंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पे 24 एकम 24 एक बार जाएगा, यहाँ पे 24 लिख लिया। अब 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो 2 बचा, यहाँ पे 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचा, तो यहाँ पे 12 प्राप्त हो गया। हम जब तक घटाते रहते हैं जब तक कि हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे 12 बचा। अब इस 12 से हम इस वाली संख्या में भाग देंगे 24 में, तो यहाँ पे आएगा 12 दूनी 24। अभी पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो जिस भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है संख्या, वह उन संख्याओं का मासा कहलाता है। तो यहाँ पे मासा बराबर क्या आया, 12। तो देखते हैं आ में है 12, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। व्यंजक x³ प्लस 1 और x² माइनस 1 का मासा क्या होगा। तो यहाँ पे इसका हम
गुणनखंड करेंगे और इसके गुणनखंड। उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फिर जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम इन दोनों संख्याओं का मासा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, और दूसरी संख्या क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस संख्या के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वन का क्यूब। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब यहाँ पे एक्स बराबर हम ए मान लेते हैं और वन बराबर बी। फिर इसका हम फॉर्मूला खोलते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। अब यहाँ पे अब ये हुआ, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर मान सकते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर हम ए लिख लेंगे और बी बराबर वन लिख लेंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें एक बार प्लस करके लिख लेते हैं ए प्लस बी, और एक बार माइनस करके ए माइनस बी। तो ये इस संख्या के ये गुणनखंड है और इसके ये। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है। जो संख्याएं कॉमन होती हैं वही मासा होता है। लासा में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको तो हम लिखते ही हैं, उसके बाद जो भी संख्या बच जाती है उसको भी हम उसके गुणा में करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मासा निकालना है। तो मासा में हमें क्या देखेंगे, जो भी कॉमन है दोनों में, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी इधर कॉमन आ रहा है और ए प्लस बी इधर कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए बराबर हमने क्या माना, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा एक्स और बी बराबर हो जाएगा वन। एक्स प्लस वन इधर कॉमन है और इधर भी एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन कॉमन और इधर भी एक्स प्लस वन। तो इसका जो मासा आएगा दोनों संख्याओं का वो आएगा एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आ, एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 3x² बाई स्क्वायर कॉमा 4x बाई का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है 3x² और बाई स्क्वायर, और इधर है x और बाई। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या है। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पावर होती है, जो कॉमन होता है उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है, उसको हम एलसीएम में लेते हैं। तो यहाँ पे x की घात एक है, लेकिन यहाँ पे x की घात दो है, तो हम x की घात दो लेंगे एलसीएम के लिए। अब यहाँ पे बाई है और इधर भी बाई है कॉमन, तो बाई की पावर यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो हम मैक्सिमम पावर लेंगे, क्योंकि अगर हम बाई की पावर दो लेते हैं तो बाई की पावर वन भी आ गई इसमें। जैसे यहाँ पे हम एक्स की पावर दो लिए तो एक्स की पावर वन भी आ गई। अब ये आ गया। इसके बाद आप देखते हैं जो अंक है इसके मल्टीप्लाई में, तो अंक क्या है, इधर चार है इधर तीन है, तो ये कॉमन नहीं है कुछ भी, तो फिर हम इन तीनों को ले लेंगे गुणा में करके, चार गुणा तीन। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, चार तिया 12 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आ 4x बाई, वा में है 3x² बाई स्क्वायर और सा में है 12x² बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सा करेक्ट। इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है लघुत्तम समापवर्त वो है 12x² और बाई स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पे x² बाई स्क्वायर कॉमा एक्स क्यू वाई कॉमा एक्स बाई क्यू का लासा निकालना है। इसमें भी हमें एलसीएम निकालना है। तो वही करना है, पहले कॉमन देखेंगे, तो कॉमन में जो सबसे ज्यादा पावर होगी उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x को देखते हैं, तो x की घात दो है यहाँ पे x की घात थ्री है और यहाँ पे x की घात वन है। तो जो सबसे ज्यादा पावर है उसको ले लेंगे हम, तो x की घात तीन लेंगे। अब देखते हैं बाई, तो यहाँ पे बाई की पावर वन है, यहाँ भी बाई की पावर वन है और यहाँ पे बाई की पावर थ्री है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है हम उसको लेते हैं, तो यहाँ पे बाई की पावर थ्री लेंगे। तो इन तीनों संख्याओं का जो लासा आएगा वो आएगा एक्स क्यू और वाई क्यू। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स क्यू और वाई क्यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आ में है एक्स वाई, बा में है एक्स की पावर तीन और वाई की पावर तीन। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर सामने भी देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ पे बाईस की पावर सिक्स और x की पावर सिक्स है, लेकिन लासा हमारा क्या आया है, x की पावर थ्री और y की पावर थ्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या है, x की पावर 3 और y की पावर 2 कॉमा x की पावर 2 और y की पावर 3 कॉमा x की पावर 4 और y की पावर 4 का मासा निकालना है। तो मासा में क्या करते हैं हम, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीनों संख्या, पहले x का देखते हैं, तो x की पावर 3 है, यहाँ यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 4 है। तो इसमें हम क्या लेंगे कि जो सभी में कॉमन आ जाए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम x की पावर 3 लेते हैं तो x की पावर 3 यहाँ तो कॉमन है, लेकिन इसमें x की पावर 3 नहीं है, तो ये x की पावर 3 कॉमन नहीं हो सकता। और यहाँ पे x की पावर 4 है तो यहाँ तो आ जाएगा, नहीं यहाँ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, x की पावर अगर हम 2 लेंगे तो x की पावर 2 में, हाँ यहाँ भी आ जाएगा x की पावर 4 में, क्योंकि x की पावर 3 भी आ गई। तो यहाँ पे लेंगे हम x की पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 लेंगे तो x की पावर 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ तो है ही है, और यहाँ भी x की पावर 2 है, और इधर भी x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 2 लेंगे हम। अब देखते हैं y में, तो y की पावर 2 यहाँ है, और यहाँ y की पावर 3 है, और यहाँ y की पावर 4 है। तो हम वो संख्या लेंगे पावर में जो सभी में कॉमन हो सके। ऐसा नहीं कि किसी में ज़्यादा बैठ रही है, जैसे अगर हम 3 ले लेते हैं y की पावर 3, तो यहाँ तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ कहाँ से आएगी y की पावर 3। यहाँ पे जो कम पावर होती है उसे लेते हैं हम, और एलसीएम में क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है उसे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 2, और यहाँ क्या लेंगे हम, y की पावर 2। y की पावर 2 यहाँ है, y की पावर 3 यहाँ, y की पावर 4, तो यहाँ लेंगे हम y की पावर 2। तो इसका जो मासा आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें है, ऑप्शन आ है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऑप्शन बा है एक्स की पावर 2 और बाई की पावर 3, ऑप्शन सा है एक्स की पावर 3 बाई की पावर 2, और ऑप्शन दा है एक्स की पावर 4 बाई की पावर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, भाज्य का सूत्र क्या है। तो भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये सूत्र कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आ है, भाजक बराबर भाज्य माना शेषफल अपॉन भागफल, तो ये भी नहीं है। भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल है, लेकिन भाजक गुणा भागफल होता है प्लस शेषफल होता है, क्षेत्रफल नहीं होता, तो ये भी नहीं है। सामने है भागफल बराबर भाज्य माइनस, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये ऑप्शन सही है, भाज्य का जो सूत्र है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर को हम किससे लिखना स्टार्ट करते हैं, एक से, 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक, तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले, एक से पहले की संख्या, तो एक से पहले कोई भी संख्या आती है, नहीं, नेचुरल नंबर में एक से पहले कोई भी संख्या नहीं आती है, तो इसका मतलब एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अगर हम कहें जीरो को, तो जीरो एक पूर्णांक है, जीरो को हम पूर्णांक कहते हैं, जीरो एक का पूर्ववर्ती नहीं होता है, मतलब एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है। तो जो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जो एक ही क्रम में आगे बढ़ रही हैं या पीछे हट रही हैं, उनको हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर लिए हमने, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो एक के बाद दो आ रहा है +1 होके, वैसे ही दो के बाद 3 आ रहा है +1 होके, वैसे ही 3 के बाद 4 आ रहा है +1 होके। तो यहाँ पे जो इनके बीच का अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, इन्हीं को ही हम क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पर 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या होगी, मतलब बड़ी पूछा है, तो क्या करेंगे हम 101 में +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 102। अगर वही पूछा जाता कि इससे छोटी क्रमागत संख्या क्या है, तो हम 101 में 1 माइनस कर देते, तो इसका आंसर 100 होता। तो यहाँ पे क्या है 102, तो ऑप्शन नंबर आ में है 102, तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर, यहाँ पे 102 इसकी बड़ी क्रमागत संख्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90,
यहाँ पे है 15 माइनस 12 गुणा 3 बराबर 15 गुणा 3 माइनस ब्रैकेट में 12 गुणा 3। किस नियम के आधार पर सत्य है? यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं। पहला है गुणा का साहचर्य नियम है, यह गुणा का व्यकलन का बंटन नियम है, बंटन मीन्स वितरण, या सा है व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम है, या ऑप्शन नंबर दा है उपयुक्त किसी नियम पर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये वाला नियम देखते हैं। ये है गुणा का साहचर्य नियम। तो गुणा का साहचर्य नियम क्या होता है? ए गुणा बी गुणा सी बराबर, तीन संख्याओं पर हम इसे निकालते हैं, मतलब कि गुणा का सहचर्य नियम। तो फिर इसको क्या कर देते हैं हम, ए गुणा सी, अगर दोबारा जैसे यहाँ पे लिखा हमने ए गुणा बी गुणा सी, अगर हम इधर लिखेंगे फिर इसके बराबर, तो इसके बराबर लिखते हैं हम, ये संख्या ले ली, फिर पहली वाली को छोड़ देंगे, फिर दूसरी वाली गुणा में लिखेंगे बी गुणा सी। ये होता है गुणा का सहचर्य नियम। तो क्या ये जो संख्याएं हैं इस नियम को फॉलो कर रही हैं? देखते हैं। यहाँ पे है ए माइनस बी, ये हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। तो इस नियम को ये फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पे ए माइनस बी है लेकिन यहाँ ए गुणा बी है। अब देखते हैं नेक्स्ट है गुणा का व्यकलन का बंटन नियम। व्यकलन मीन्स घटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका गुणा ए गुणा बी गुणा का व्यकलन का बंटन नियम। बंटन मीन्स वितरण करना। तो अगर हम इसको वितरण करेंगे तो कैसे करेंगे? ए इसकी गुणा कर देंगे अंदर, तो ए गुणा सी माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा, इधर भी माइनस बी गुणा सी। तो क्या इसको फॉलो कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट है व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम। व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम। तो व्यकलन मीन्स घटा। तो यहाँ पे हम पहले घटा करते हैं दो संख्याओं के, ए माइनस बी, फिर पर गुणा का बंटन मीन्स वितरण नियम। तो इसके अगर हम गुणा करके वितरण करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए गुणा सी, ये माइनस में है, माइनस बी गुणा सी। तो ये नियम के इसको फॉलो कर रहा है। देखते हैं ए माइनस बी, जी हाँ यहाँ कर रहा है, ए माइनस बी गुणा सी बराबर ए गुणा सी माइनस बी गुणा सी। तो ये इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसका क्या होगा? आंसर नंबर सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो नियम है ये इसके आधार पर है, व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। -8 बाहर है, फिर उसके बाद है ब्रैकेट में -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। मतलब कि किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ें, कोई भी संख्या है कि उसका जो योगफल आए वो जीरो हो जाए बाद में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस है ये, जब अंदर इसे माइनस जाएगा ब्रैकेट खोल के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? ये संख्या प्लस की बन जाएगी 8। तो +8 में हम क्या जोड़ें जो कि जीरो बन जाए? तो +8 में इस योगात्मक प्रतिलोम के नियम में हम क्या करते हैं, जैसे एक संख्या है a, ये माइनस में, तो उसी के विपरीत चिन्ह वाली संख्या से उसमें जोड़ देंगे तो वही, तो जीरो हमें प्राप्त होता है। तो इसमें भी वही है, यहाँ पे +8 है तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे जो कि जीरो प्राप्त होंगे, तो हम -8 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर आ -8, तो ऑप्शन नंबर आ ही है यहाँ पे करेक्ट आंसर। बी में तो +8 है और इसमें 8 इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3/2, ठीक है, ये पहले से ही लिखी हुई है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ कुछ परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर वाह, पाई। पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है। पाई को हमेशा हम अपरिमेय संख्या मानते हैं, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 उसको हम परिमेय संख्या मानते हैं। ऑप्शन 7 0.69, इसको भी हम लिख सकते हैं दशमलव हटा के, तो जीरो बढ़ा देंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये भी 5/√16, 16 जो होता है 4 का वर्गमूल होता है, तो ये 5/4 आ जाएगी संख्या। तो यहाँ पे क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर है। मतलब कि इसका जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है? पाई। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। धन पूर्णांक 3a + 5 की ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा? मतलब ये संख्या दी हुई है, इसके ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा? इसके ठीक बाद का, तो धन पूर्णांक पूछा है, ये भी धन पूर्णांक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे। ठीक बाद का मीन्स +1। अगर ठीक पहले का पूछा जाता तो
-1 कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम जोड़ देते हैं 3a + 5 में +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3a + 6। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा 3a + 6। तो आ में है 4a + 5, बा में है 3a + 6 और इधर सा में है 3 ब्रैकेट में a + 1 + 5 और ता में है 4a + 4। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर 3a + 6 हमें प्राप्त हुआ है। 3a + 5 के ठीक बाद का धनपूर्णांक, तो हमने +1 का 94 सॉरी। तो 94 में क्या है, निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक है। योगात्मक तत्समक क्या होता है कि वह संख्या जिसे हम किसी में भी जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो। मान के चलिए हमने संख्या ले ली 1, तो 1 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें 1 ही प्राप्त हो। अगर वैसे ही हमने संख्या ले ली 2, तो 2 में हम क्या जोड़ें जो कि हमें 2 ही प्राप्त हो। योगात्मक तत्समक का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है उसमें हम क्या जोड़ें कि वही संख्या प्राप्त हो। तो वो क्या संख्या होती है, वो होता है सिर्फ 0। तो योगात्मक तत्समक क्या होता है, योगात्मक तत्समक होता है किसी भी संख्या का 0, कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। ऑप्शन आ में है 0, तो यहाँ पे क्या है, योगात्मक तत्समक है 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम मतलब कि उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या। तो यहाँ पे क्या है, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब कि अगर जैसे 7/3 है, इसमें हम क्या जोड़ें कि हमें 0 प्राप्त हो। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इसी संख्या को जोड़ेंगे लेकिन विपरीत चिन्ह वाले, मतलब कि 7/3, तो हमें 0 प्राप्त होगा। देख लेते हैं, 7/3 माइनस 7/3, अगर 7/3 में से 7/3 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम, आ में है 7/3, बा में है -7/3 और दा में है प्लस का 3/7, लेकिन हमें चाहिए क्या, इसका योगात्मक प्रतिलोम -7/3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे है x² - 1 बटे x + 1 का होल स्क्वायर का सरलतम रूप है। तो इसमें क्या करेंगे, हम x² - 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया, जैसे यहाँ पे a² - b²। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते हैं, इसके फॉर्मूले को a + b एक बार जोड़ देते हैं और a - b एक बार घटा देते हैं। वैसे ही इसको लिखते हैं हम x + 1 और इधर लिख लेते हैं x - 1 और नीचे क्या है x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे है x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर कितना है x + 1 और नीचे x + 1 का होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा, इसका x - 1 बटे x + 1। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x + 1 बटे x, x - 1 बटे x + 1 का x + 1, क्योंकि स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया इधर x + 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर आ x - 1 बटे x + 1 है, x - 1 बटे x + 1 और बा में है x + 1 बटे x - 1 और सा में है x + 1 का होल स्क्वायर बटे x² - 1। लेकिन हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ है, आंसर प्राप्त हुआ है x - 1 बटे x + 1। तो यहाँ पे कौन सा है, ये है x - 1 बटे x + 1। ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। परिमेय संख्या -24/45 की समतुल्य संख्या है, मतलब कि समतुल्य मीन्स इसके समान, कि इसका और जैसे दूसरी संख्या इसी की हो कि उसका जो परिणामिक मान होता है वो बराबर हो, लेकिन संख्याएं चाहे कुछ भी हो। तो परिणामिक मान क्या होता है, जैसे हम भिन्न में पढ़ा था हमने कि दो भिन्न की संख्याएं हैं उनकी समतुल्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे जैसे 24/45 है, तो इसको हम काटें, अगर जैसे 24/45 है, अगर हम इसको भाग देंगे तो हमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 8 24 और यहाँ पे 3 कम 3 पंजे 15। जैसे 13 से हम अगर 18 को भाग देंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। परिमेय संख्या -24/45 की समतुल्य संख्या है, मतलब हमें यहाँ पे एक
परिमेय संख्या दी हुई है, मतलब एक भिन्न के रूप में हमें संख्या दी हुई है, एक भिन्न दी हुई है -24/45। तो इसके समतुल्य हमें संख्या निकालनी है। तो समतुल्य संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक भिन्न ले ली 2/4, तो इसकी अगर हमसे कहा जाए कि इसके समतुल्य संख्या बनाइए, तो समतुल्य संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी, जैसे यहाँ पे भिन्न है ये 2/4, तो इसके समतुल्य अगर हम भिन्न बनाएंगे दूसरी, तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें दो मेथड होते हैं। पहला होता है कि एक संख्या से किसी से भी उसमें भाग कर दो, उसके अंश और हर में दोनों में एक ही संख्या से, और दूसरा होता है कि एक ही संख्या से उसके अंश और हर को गुणा कर दो, तो हमें उसके समतुल्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं, 2/4 है एक संख्या, इसको इसके हमें समतुल्य बनाना है, तो सबसे पहले हम गुणा से करके देखते हैं। तो मान के चलिए हम एक संख्या लेते हैं 2, तो 2 से ही हम इसके अंश में भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 प्राप्त होगा, और इसमें भी भाग करेंगे इसके हर में, तो 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा। इसकी समतुल्य संख्या 1/2 में प्राप्त हो गई। और दूसरा अगर हम करेंगे, ये तो हमने भाग से कर लिया, अगर गुणा से करेंगे तो 2 से, मान के चलिए हम 2 से ही गुणा कर देते हैं ऊपर वाली संख्या में, तो 2 गुणा 2, और नीचे भी 4 गुणा 2, तो हमें कितना प्राप्त होगा, ऊपर 4/8। तो ये दो मेथड होते हैं समतुल्य संख्या बनाने के। तो यहाँ पे लेकिन समतुल्य संख्या होती कौन सी है, कि चाहे नंबर कुछ भी हो, लेकिन उनका जो परिणामिक मान होता है, रिजल्टेंट वैल्यू, वो बराबर हो। जैसे यहाँ पे संख्या ली थी हमने 2/4, तो इसको अगर हम 4 से 2 को भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 0.5, 4×5 = 20। ठीक है, वैसे ही अगर हम 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो भी हमें 0.5 प्राप्त होगा। तो इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमें बराबर मिली है, तो इसी को ही समतुल्य संख्या बोलते हैं। वैसे ही अगर 4/8 को हम करेंगे तो भी 8×5 = 40, तो 0.5 प्राप्त होगा हमें, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही समतुल्य संख्याएं होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिमेय संख्या, इसके समतुल्य संख्या क्या होगी। तो हम सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 12/20, ऑप्शन बा दिया हुआ है -8/15, और ऑप्शन सा दिया हुआ है -6/9, और ऑप्शन दा है 4/11। तो ये जो संख्याएं हैं, इस वाली संख्याएं से सभी छोटे हैं इनके अंक जो है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि भाग वाली विधि से करेंगे, क्योंकि अगर गुणा से करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, अगर भाग वाली से करेंगे तो संख्या छोटी आएगी। तो हम यहाँ पे भाग वाले मेथड से करेंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया होता तो हम कोई से भी मेथड से कर देते तो हमारा आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और सारी संख्याएं जो हैं वो छोटी हैं इससे, तो इसलिए अब हम देखेंगे -24/45 को, कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 24 भी कट रहा है और 45 भी कट रहा है, मतलब भाग करके देखेंगे। तो हम 2 से भाग करके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 24 तो कट रहा है लेकिन 45 नहीं कट रहा 2 से। अब देखते हैं 3 से कट रहा है क्या, तो 3 8 24, ठीक है, 3 से कट गया, और नीचे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो यहाँ पर आएगा 8/15। तो 3 संख्या से हमने ऊपर भाग करा अंश में, और 3 से ही हमने हर में भाग करा, तो इसके समतुल्य ये संख्या प्राप्त होगी, लेकिन ये है क्या, -8, -8। अब आगे देखिए किसी से कट रही है संख्या, तो 2 नहीं, अब नहीं कट रही है किसी से भी, दोनों नहीं कट रही, मतलब एक संख्या, कोई भी संख्या ले वो दोनों को काट दे। ठीक है, तो 8/15 किसी से नहीं कट रहा, तो यहाँ पे इसका जो समतुल्य संख्या प्राप्त हुई में क्या हुई, -8/15। तो देखते हैं ऑप्शन आ में है 12/20, ऑप्शन बा में है -8/15, तो यहाँ पे इसका होगा करेक्ट आंसर -8/15 है, ऑप्शन नंबर बा इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान क्या होगा। हमें ये समीकरण दी हुई है और हमें x का मान निकालना है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं इसे। क्या है, x/4 + 10, इधर लिख लेते हैं, x/4 + 10 बराबर क्या था, -4, बराबर -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम x/4 बराबर, ये संख्या इधर प्लस में है, इधर जाएगी तो -4 पहले से ही, इधर -10 हो जाएगा। ठीक है, अब x/4
बराबर, ये -10 है, ये भी ये -4 है, ये -10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे आएगा -4 और -10 -14, ये हो गया -14। ठीक है, -14 हो गया। अब x बराबर क्या करेंगे, इधर ये भाग में इधर गुणा में हो जाएगी, तो 14 गुणा 4, तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 14 चौका 56, तो यहाँ पे x की वैल्यू में -56 प्राप्त होगी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आ है -56, तो पहला ही ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। बा में प्लस में है और सामने 24 है, दा में -24 है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक वर्ग है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो उसके हमें भुजाई की वैल्यू दी हुई है 1.6 मीटर, 1.6, 1.6 और 1.6। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या है 1.6, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, हम पहले भूल जाएंगे कि यहाँ पे भूल जाएंगे कि दशमलव है, तो 16 का अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 होता है। लेकिन दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है, यहाँ पे एक के बाद, ये अगर जैसे हम गुणा करें 1.6 गुणा 1.6, तो इसके गुणा करेंगे तो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद हो जाएगा, एक और दो, तो यहाँ पे हम दो संख्याओं के बाद दशमलव लिख देंगे। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 2.56 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है 256 वर्ग मीटर, बा है 2.56 वर्ग मीटर, और सा है 25.6 वर्ग मीटर, और दा है 0.256 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे क्या है 2.56 वर्ग मीटर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। मतलब कि अगर हम 1.6 की गुणा 1.6 से करेंगे तो हमें 2.56 प्राप्त होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, मतलब कि सबसे छोटी सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम क्या होती है, वह संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ खुद से और एक से करती हैं। तो जो सम और अभाज्य संख्या होती है वो सिर्फ दो ही होती है, दो के अलावा सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कोई भी नहीं होती है। तो क्या है इसमें, ऑप्शन आ में है 1, बा में है 2, सा में है 0 और दा में है 4। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। मतलब हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसका हमें क्षेत्रफल दिया है और उसके आधार की वैल्यू दी है, हमें त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी दी हुई है 45 और आधार 15, 45 सॉरी 45 और आधार की वैल्यू दी हुई है हमें 15। यहाँ पे 1/2 और हमें ऊंचाई निकालनी है इसकी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 45 बराबर 1/15 की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 15/2 गुणा ऊंचाई। तो ये यहाँ पे भाग में इधर ये गुणा में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, 45 गुणा 2 बराबर 15 गुणा ऊंचाई। इसके गुणा करेंगे 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 बराबर 15 गुणा ऊंचाई। तो जब हम ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये गुणा में है तो ये इधर के इसके भाग में हो जाएगा, तो 90/15। तो 15 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा 15 छक्का 90 6 बार। तो इसकी जो ऊंचाई है त्रिभुज की वो हमें प्राप्त हुई 6। किसमें है यूनिट देखते हैं, ये है वर्ग सेंटीमीटर, तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में हमें प्राप्त होगी त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहले ऑप्शन आ में है 15 सेंटीमीटर, बा में है 4 और सा में है 3 और दा में है 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई क्या क्या प्राप्त हुई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है।
तो यहाँ पे डीएलएड के मैथ के राजन सीरीज के बहुविकल्पी